दक्षिण एशिया के बारे में कहा जाता है कि सत्ता बंदूक की नली या तानाशाह के जैकबूट से नहीं, बल्कि उसके जनसमूहों के विशाल जत्थों से निकलती है। जनसमूह के इसी जत्थे से निकली सबसे नई सत्ता बांग्लादेश के रूप में सामने है, जहां पीएम शेख हसीना को रातों रात हुकूमत गंवाने के साथ अपनी जान बचाने के लिए 45 मिनट में मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। एक नजर घुमाएंगे तो देश मुश्किलों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ नजर आएगा। म्यांमार में आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार ने 2021 में विद्रोहियों के सामने जो घुटने टेके, उसके बाद अब तक वहां खूनी गृह युद्ध का माहौल है। श्रीलंका में देश को पारिवारिक जागीर समझने वाले राजपक्षे जन विद्रोह के बाद भागने को मजबूर हुए। 2023 में पाकिस्तान ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रही भीड़ दनाते हुए लाहौर कोर कमांडर के घर में घुस गई और रावलपिंडी में फौजी मुख्यालय पर हमला बोल दिया। मालदीव हाल ही में कैसे आंख दिखा रहा था, ये जग जाहिर है। नेपाल में भी चीन अब सबसे बड़े निवेशक के मामले में भारत को पछाड़ चुका है। सवाल उठता है कि चौतरफा घिरने के बाद भारत क्या कर रहा है। नेबर फर्स्ट की पॉलिसी के बीच कैसे खाई गहरी होती जा रही है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा की इस कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी। हसीना की हुकूमत का रातों रात पतन भारत के लिए जबरदस्त कूटनीतिक और रणनीतिक झटके की तरह आया। भारत ने दशकों से हसीना की बढ़ती अधिनायकवादी प्रवृत्ति को नजरअंदाज करके अपना सारा दांव उन्हीं पर लगा दिया था। इसलिए अब जब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का, तो ये गुस्सा सिर्फ उनके खिलाफ नहीं था, ये भारत के खिलाफ भी है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाने और मंदिरों को टारगेट करने की जो खबरें आईं, वो इसी का नतीजा मानी जा रही है। कई लोगों को लगता था कि शेख हसीना पर भारत का जिस तरह का प्रभाव था, उसे देखते हुए दिल्ली को उन पर लगाम लगानी चाहिए थी। अब उसे जुर्म में शामिल होने के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही है। हालांकि हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद भारत आश्वस्त रह सकता है, क्योंकि बांग्लादेशियों की बड़ी जनसंख्या लिबरल मुसलमान है, जिनकी मजबूत बंगाली संस्कृति है। जिन महफूज अनम की बात आपने सुनी, खुद उन पर हसीना सरकार की तरफ से 70 मामले दाखिल हैं। वॉशिंगटन स्थित कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो एशले टेलिस का मानना है कि भारत को कुछ मामलों में थोड़ा दूर रहकर सोचना चाहिए था। दिल्ली ने हसीना को हर हाल में समर्थन देने की नीति अपनाई। ये नीति तब तो कारगर रही जब सत्ता हसीना के हाथ में थी, लेकिन वहां के उथल पुथल के बीच दिल्ली की पूरी बांग्लादेश पॉलिसी तितर बितर हो गई है। उथल पुथल सिर्फ बांग्लादेश में है, ऐसा नहीं। हमने आपको शुरू में बताया कि भारत मुश्किलों के चक्रव्यूह में है। अब आपको ग्राफिक के जरिए भारत के हर पड़ोसी देश के साथ संबंधों को बताते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। जीडीपी ग्रोथ रेट -0.2%, कुल जीडीपी 341 अरब डॉलर, प्रति व्यक्ति आय $1407, आबादी 24 करोड़। संकट ये कि 2024 के आम चुनाव के बाद मिलीजुली सरकार बनी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाहरी कर्ज के बोझ और बेहिसाब महंगाई जैसी आर्थिक समस्याएं और इमरान खान की पार्टी के उभार से सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। इसमें भारत की चिंता क्या है? जम्मू में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के सिलसिले से पता चलता है कि पाकिस्तान की मंशा अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में खलल डालने की है। पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलों से निजात पाने के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है, इसलिए बीजिंग उसे भारतीय सेना को उलझाने के लिए प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब मालदीव पर आते हैं। इनके साथ विवाद नया है। मालदीव का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4%, कुल जीडीपी 6.7 अरब डॉलर, प्रति व्यक्ति आय $12,667, आबादी 5 लाख। संकट यह है कि चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने भारत विरोध के नारे के साथ चुनाव जीता और नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने भारतीय परियोजनाओं को खत्म करना और आगे के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना शुरू कर दिया है। भारत की चिंता यह है कि मोइजू ने चीन के साथ 20 करार किए हैं और इस तरह खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यापार में मालदीव की भारत पर निर्भरता कम हुई है। चीन की योजना मालदीव में नौसैनिक ठिकाना बनाने की भी है, जो भारत की सुरक्षा और हिंद महासागर से जुड़ी उसकी रणनीति के लिए एक तरह से खतरा है। अब बात चीन की, जो खुद तो हमारे लिए समस्या है ही, साथ ही जो बाकी देशों के साथ समस्याएं हैं उनमें भी कॉमन फैक्टर है। जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2%, कुल जीडीपी 17.7 खरब डॉलर,
प्रति व्यक्ति आय $12,614, आबादी 1.40 अरब। चीन को लेकर संकट यह है कि गलवान घाटी में 2020 में LAC पर भारत और चीन के सेना के बीच झड़प हुई थी, जिससे रिश्तों में मोटी दरार आ गई। गतिरोध अभी भी जारी है। चीन उस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है जहां वो घुस आया था। भारत की चिंता यह है कि चीन और रूस के बीच असीमित दोस्ती भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बीजिंग नए ठिकाने बना रहा है और अपनी मौजूदगी वाले इलाकों की किलेबंदी कर रहा है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जरिए हर दक्षिण एशियाई देश में चीन की बढ़ती पैठ से भारत घिर सकता है। नेपाल की बात करें तो GDP ग्रोथ रेट 0.8%, GDP $41 अरब, प्रति व्यक्ति आय $1,320, आबादी 3.10 करोड़। संकट यह है कि नेपाल की राजनीति बदलाव के दौर में है। चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नेता KP शर्मा ओली ने भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारत की चिंता यह है कि नेपाल ने अपने नक्शे में उत्तराखंड के कालापानी, लिकिप्याधुरा और लिपुलेख को शामिल कर लिया है। भारत ने इसे नकारा है, लेकिन इसकी वजह से रिश्तों में खटास कायम है। नेपाल में सबसे बड़े निवेशक के मामले में चीन अब भारत की जगह ले चुका है। मौजूदा सरकार चीन की ओर झुक सकती है। अब एक नजर भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका पर डालते हैं। GDP ग्रोथ रेट -2.3%, कुल GDP $84.4 अरब, प्रति व्यक्ति आय $3,830, आबादी 2.20 करोड़। यहाँ संकट यह है कि श्रीलंका 2022 में गंभीर आर्थिक भूचाल से उबर रहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हटे, उनकी जगह आए रानिल विक्रमसिंघे अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक साबित हो सकते हैं। भारत की चिंता यह है कि श्रीलंका में चीन का असर बढ़ा है। चुनाव में उन विरोधी राजनीतिक ताकतों की वापसी की संभावना है जो श्रीलंका के साथ भारत के रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने में रोड़ा बन सकते हैं। अब बात मौजूदा कीवर्ड यानी बांग्लादेश की। GDP ग्रोथ रेट 6%, कुल GDP $446.3 अरब, प्रति व्यक्ति आय $2,620, आबादी 17 करोड़। संकट यह है कि नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भड़का तो सत्ता में काबिज शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन हालात अस्थिर हैं। भारत की चिंता यह है कि हसीना सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर लगाम लगाई थी, लेकिन अब वो सत्ता से बाहर है। कट्टर इस्लामिक गुट भी खतरा पैदा कर सकता है। बिजली प्रोजेक्ट्स जैसे द्विपक्षीय समझौतों से जुड़े मामलों पर असर पड़ सकता है और बांग्लादेश में चीन का असर बढ़ सकता है। आखिर में बात म्यांमार की। GDP ग्रोथ रेट 2.5%, GDP $64.5 अरब, प्रति व्यक्ति आय $1,190, आबादी 5.42 करोड़। संकट फरवरी 2021 से गृह युद्ध जारी है, जब सैन्य शासन ने आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट किया था। जनरलों का राज फिलहाल आधे देश में ही है। भारत की चिंता यह है कि वहां जारी जंग से पूर्वोत्तर के विकास के लिए कलादान मल्टी मॉडल परिवहन प्रोजेक्ट पर असर पड़ रहा है। यहाँ करीब 50,000 शरणार्थी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। सैन्य शासन ने पूर्वोत्तर के जिन उग्रवादियों को निशाना बनाया था, वे फिर एकजुट होकर ताकत बढ़ा सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे हर पड़ोसी के साथ भारत के रिश्तों की खाई बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि पड़ोसियों के साथ रिश्तों के मामले में बांग्लादेश अपवाद नहीं है, बल्कि नियम बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का असर कम होने लगा है और ऐसे संकटों से निपटने की रणनीति पुरानी लगने लगी है। हमारा पड़ोस भीतर ही भीतर दरक रहा है और अगले कुछ साल में ऐसी ही कई और घटनाओं की आशंका है। एकदम नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है कि किस हद तक मेलजोल रखें और किस किस्म के लोगों से रिश्ते बढ़ाएं। ज़्यादातर देशों में जिस बात से हम चूक रहे हैं वो है युवाओं के साथ हमारा जुड़ाव। हमारा वास्ता अब भी पुराने जमाने के सियासतदानों के साथ है, जबकि इनमें से ज़्यादातर देशों में पूरी तरह युवा हावी हैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कहते हैं कि जब आपके दो सबसे बड़े पड़ोसी मुस्लिम हैं, आप घरेलू राजनीति को सांप्रदायिक बना देते हैं। ऐसे में आप उनसे कैसे निपटेंगे? भारतीयों की पकड़ छूटने के निशान चौतरफा दिखते हैं। चीन, पाकिस्तान तो चलिए पहले से ही मान लिया कि हमारे इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आई मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार ने आते ही भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का फरमान दे दिया। कुछ ऐसा ही रुख नेपाल के चीन समर्थक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का भी है। नेपाल के मुद्दे पर भी हमने आपको ग्राफिक में बताया। म्यांमार के मामले में कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि भारत बांग्लादेश वाली गलती कर रहा है। वहाँ भी युवा ही देश की जर्जर आर्थिक हालत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ माना जाता है,
जिसका मतलब है कि म्यांमार की करीब 80% आबादी की हमारे बारे में नकारात्मक राय है। म्यांमार अब संघीय और लोकतांत्रिक भावनाओं से प्रेरित हो रहा है और भारत के पास चीन की नकल करने के बजाय लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी सबसे बड़ी पहचान का इस्तेमाल करके संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का मौका है। लेकिन अब यहाँ बात चीन फैक्टर की ज़रूरी हो जाती है। चीन ने भी पिछले 5 सालों में अपनी हरकतें तेज़ की हैं। मई 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई। इसमें कई सैनिकों की मौत भी हुई। 21 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद चीन ने अपने कब्जे वाले कुछ जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए भारत के पड़ोसियों को लुभाने का काम भी तेज कर दिया है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव श्याम सरन भारत को आगाह करते हुए कहते हैं, हमारे पड़ोस की सभी परेशानियों की जड़ में केवल चीन पर ज़्यादा ध्यान देना गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि हम गलती तो नहीं कर रहे। श्रीलंका एक अच्छी मिसाल है कि कैसे मोदी सरकार ने 2022 के आर्थिक संकट के बाद अपने सधे हुए कदम बढ़ाए। पिछले 4 साल में जब चीन का FDI खत्म हो गया तो भारत ने वहां $50 करोड़ का निवेश किया। भारत के निजी क्षेत्र ने भी कदम बढ़ाए। ITC ने कोलंबो में पहला लग्जरी हॉलिडे रिजॉर्ट खोला। अडानी ग्रुप भी वहां बंदरगाह और विंड एनर्जी पर काम कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को ऐसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की दिशा में काम करना चाहिए जो दक्षिण एशिया को बेहतर तरीके से जोड़ सके और चीन को अग्रणी भूमिका निभाने देने के बजाय ज़्यादा आर्थिक संपर्क शुरू किए जाए। इसी के साथ ज़रूरी है मजबूत क्षेत्रीय व्यापार संगठन का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए FTA के जरिए आगे बढ़ना। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के चलते दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के पटरी से उतर जाने के बाद भारत ने बिम्स्टेक की शुरुआत की थी। इसमें 7 देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत शामिल हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान इससे बाहर हैं। लेकिन पिछले 2 दशक में इसकी सिर्फ 5 ही शिखर बैठकें हुई हैं और उसने FTA पर सहमति जताने से भी कदम पीछे खींच लिए हैं। एक एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी हमें डुबोने की कोशिश करते हैं तो वे अपने आप को ही डुबोएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते लेकिन दोस्त बदल सकते हैं। भारत की कोशिश अब अपने पड़ोसियों को दोस्त बनाने की होनी चाहिए, न कि निकटता और आकार के चलते उनके असंतोष का कारण बनने की। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।